बहुत सारे लोगों के सवाल थे। बैकग्राउंड में गाड़ी खड़ी है किया कैरेंस, वो भी डीजल। आपने ये डीजल गाड़ी क्यों ले ली? कमेंट्स इतने सारे आ गए कि बस मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है अब स्पेशली ये बताने के लिए कि मैंने ये क्यों गाड़ी ली। देखो, आज की वीडियो में आपको पॉइंट्स बताऊंगा किया कैरेंस कंसीडर करने के लिए। दूसरा, क्लियर करूंगा कि डीजल कार जबकि BS6 आ जाने के बाद से प्रॉब्लम खड़ी करती है, ऐसा मैंने ही बताया था और ऐसा एक्चुअल में है। फिर भी मैंने ये डीजल कार क्यों ली, जबकि लास्ट टाइम मैंने मारुति ब्रेजा खरीदी थी, डीजल नहीं खरीदी, यही समझ के कि भाई साहब डीजल में BS6 में प्रॉब्लम है। और अब मैं खुद BS6 डीजल कार ले आया हूँ, किया कैरेंस ले आया हूँ। इसके पीछे जो भी रीज़न है वो सारे रीज़न आज की वीडियो में क्लियर कर दूंगा। हो सकता है इन रीज़न्स को जान के आपको गाड़ी चुनने में, सेलेक्ट करने में आसानी होगी। बेवजह भेड़ चाल को फॉलो नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि मैंने ये गाड़ी ले ली तो हर कोई वही खरीद लेगा। थोड़ा सा बोलने में मेरे रुकावट आएगी। मैं जहाँ पे खड़ा हूँ यह है पीछे बैकग्राउंड में टाइगर टॉप, जहाँ पे करगिल वॉर हुआ था। ऑक्सीजन लेवल कम रहता है, आसपास का एरिया एक बार आप देख लो, बर्फ से ढका हुआ है। शायद उतना फ्लुएंट ना बोल पाऊँ जितना मैं बोलता था। तो सबसे पहले देखो रीज़न बता देता हूँ मेरा ये गाड़ी खरीदने का। पहला देखो, मन में बना लेना कोई भी गाड़ी खरीदने के लिए आपकी ज़रूरतें पूरे करने वाली गाड़ी होनी चाहिए। कोई गाड़ी अच्छी या बुरी नहीं होती। कोई ये कहता है ये गाड़ी बता दीजिए अच्छी है, ये गाड़ी बुरी है, नहीं, आपकी ज़रूरत को जो पूरा करती है। पहले मेरी ज़रूरत थी मेरी फैमिली और फैमिली के साथ ट्रैवल करना। मैं फैमिली के साथ लंबे लंबे ट्रैवल करता हूँ। आज देखो मैं द्रास में आके बैठा हुआ हूँ, कई दिनों से पिछले ट्रैवल पे हूँ। तो जो पुराने लोग हैं वो जानते ही होंगे, ब्रेजा मुश्किल से 1-1.25 साल के अंदर मैंने 40,000 से ऊपर चला दी, जबकि मैं 2-3 गाड़ियाँ यूज़ कर रहा हूँ। इसके अलावा बीट भी यूज़ कर रहा हूँ, सोमो भी यूज़ कर रहा हूँ। और कोई मेरा यूज़ ऐसा नहीं कि मैं कहीं टैक्सी में, मैं खुद चला लेता हूँ, इतना खुद घूम लेता हूँ। तो मेरा पहला रीज़न था कि मैं जब घूमूं तो मुझे कंफर्ट हो। साथ में फैमिली के साथ जाता हूँ, यारों दोस्तों वाला बंदा नहीं हूँ, फैमिली मैन हूँ, तो मेरी फैमिली को पूरा कंफर्ट मिले। लॉन्ग ट्रैवल करता हूँ, जब चलता हूँ तो कई बार 20-20 घंटे, 24 घंटे, 26 घंटे चलता चला जाता हूँ। रास्ते में ज़रूरत पड़ती है थोड़ा बहुत आराम करने की, तो वो भी कर सकूँ, थकावट थोड़ी सी कम हो, थोड़ी कॉस्ट इफेक्टिव भी हो, खर्चे बहुत ज़्यादा ना हो। दूसरा, मेरा पर्पस मेरे वीडियोज़, मैं यूट्यूब पे हूँ, कंटेंट बनाता हूँ, मेरे कंटेंट को भी वो दे पाए और एक रियल कंटेंट में आपके साथ शेयर कर पाऊँ। ये भी समझ लेना, अगर सिर्फ कंटेंट का ही पर्पस होता, मेरा फैमिली का पर्पस नहीं होता, अपना प्रैक्टिकल पर्पस नहीं होता, तो मैं फिर थार ले लेता। थार खरीद के 50 प्रॉब्लम निकालता रहता, घूमता रहता, बताता रहता, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। वो सब आदत नहीं है। मैं जो बताता हूँ प्रैक्टिकल बताता हूँ। अब समझ गए मेरा रीज़न, मेरा पर्पस क्या था लेने का। लॉन्ग ट्रैवल भी है, फैमिली को कंफर्ट भी चाहिए और मुझे भी कंफर्ट चाहिए। साथ में मैं उस गाड़ी पे कंटेंट भी कुछ अलग बना सकूं। लास्ट टाइम मेरे पास ब्रेजा थी, नेचुरली एस्पिरेटेड 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन, तो अब मुझे उससे अपग्रेड भी करना था। अब मैंने जितनी भी गाड़ियां लिस्ट में देखी थी, आपने मेरी वो सीरीज देखी होगी गाड़ी की तलाश, मैंने जितनी भी गाड़ियां देखी वो मुझे ब्रेजा से नीचे ही लगी, ब्रेजा से ऊपर नहीं लगी, कि मैं पहले ही ऑलरेडी वो गाड़ी यूज कर चुका हूं। इससे ऊपर ही जाऊं तो जाऊं, अदरवाइज नीचे जाके कोई फायदा नहीं है। कुछ ऐसे थी जो सेम इंजन के साथ, सेम नेचुरली एस्पिरेटेड के साथ थी, ऑलरेडी वो सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, कैसे मेंटेन करना है, क्या क्या चीजें आती हैं, सारी डिटेल। कुछ नया बताने के लिए न्यू टेक्नोलॉजी जिसको किसी ने एक्सप्लोर ना किया हो, वो रहता था हाइब्रिड सिस्टम। इंडिया में हाइब्रिड सिस्टम अभी जोरों से चल रहा है, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, कभी कुछ बदल रहा है, कभी कुछ बदल रहा है। मुझे ये चाहिए था कि वो हाइब्रिड सिस्टम को मैं लूं, समझूं और आप लोगों को समझाऊं कितना प्रैक्टिकल एक्चुअल में, क्या सही में प्रैक्टिकल है कि नहीं है। दूसरा, मैं ईवी भी चाह रहा था कि एक बार ईवी भी ले सकता हूं, ताकि मैं ईवी पे देख लूं, समझ लूं। लेकिन पैसों का थोड़ा सा बड़ा रोल था, थोड़ा बजट ऊपर चली जा रही थी। ईवी में भी ये था कि मुझे समझने को था और समझाने को था कि एक्चुअल में कितनी प्रैक्टिकल ईवी है। मेरे जो भी कंटेंट होते हैं रियल लाइफ पे बेस्ड होते हैं, सब कुछ मैं खुद से करता हूँ, देखता हूँ, तभी उन चीज़ों को शेयर करता हूँ। देखो, BS6 डीजल गाड़ियों की प्रॉब्लम तमाम टाइम से चली जा रही है। R&D के टाइम भी मैं था, जब गाड़ियाँ आई नहीं थी BS6 मार्केट में, तब भी मैं वो सारी चीज़ें देख और चला चुका था। मेरा बैकग्राउंड यही है। लेकिन मैंने बताया कब? मैंने बताया जब वो प्रॉब्लम्स आई। अब मैं ये चाहता था कि BS6 डीजल गाड़ियों में जो प्रॉब्लम है, जो मैंने बताया आपको, वो मैं प्रैक्टिकली फील करूं और प्रैक्टिकल अपनी गाड़ी पे बताऊं। मेरे ऊपर कोई बाउंडेशन ना हो, कोई ये नहीं कह सकता कि यार ये तो मेरी गाड़ी थी। आजकल ऐसा भी होता है, किसी की गाड़ी में प्रॉब्लम तो है, सॉल्यूशन भी हमने कर दिया, लेकिन आप शूट करने जाओगे ना, नहीं नहीं भाई साहब ने वीडियो नहीं शूट करना, मेरी गाड़ी बदनाम हो जाएगी, फिर मैं सेल करने में दिक्कत आएगी। कुछ लोग तो गम खा के चुपचाप बैठे हुए उस प्रॉब्लम को लेके कि आगे सेल करने में दिक्कत होगी, पैसे तो फंसा चुके हैं ना, इसलिए वो बोल रहे हैं जी बहुत बढ़िया है, सब सही चल रहा है। और दूसरे ऐसा भी चीज़ें आ रही थी, कुछ के पास प्रॉब्लम आ ही नहीं रही है, वो ये बोल रहे हैं साहब हमारे पास तो प्रॉब्लम ही नहीं आ रही है। कुछ ऐसे हैं जो 10,000 किलोमीटर चलाई है गाड़ी और प्रॉब्लम आ गई है, गाड़ी कंपनी में खड़ी है, 3-3 महीने से खड़ी है। मेरे पास कुछ मेल भी आती है, गाड़ियाँ भी आई, चेक भी किया, हाँ साहब प्रॉब्लम है तो है। एक्चुअल में DPF
रीजनरेशन सिस्टम, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम तो हैं, ये कोई इससे इनकार नहीं कर सकता। अब ये सवाल आता था कि डीजल गाड़ी आपने क्यों सेलेक्ट कर ली, तो अब ये समझ कर लो, जब मैं डीजल गाड़ी खुद लूँगा, खुद उसको समझ लूँगा और उन प्रॉब्लम को फेस करूँगा और उन प्रॉब्लम से बचने के तरीके आपको बताऊँगा, मेरे ख्याल से तभी ये चीज़ें प्रैक्टिकल हो पाएंगी। अदरवाइज तो सब वैसा ही चलेगा कि साहब कुछ भी बोल रहे हैं, हवा में बोल रहे हैं। हवा में बात करने का आदी नहीं हूँ, क्योंकि जब मैंने ये वीडियो बनाई थी कि डीजल V6 में प्रॉब्लम है, जो मेरे कोर फॉलोअर्स हैं वो कहने लगे कि साहब अगर आप ही इन चीज़ों से पीछे भाग जाओगे, हमें इनका सोल्यूशन कौन बताएगा। मुझे भी लगा हाँ बात तो सही है, मेरा बैकग्राउंड में यही फील्ड है और मैं अपने हाथ का हुनर जानता हूँ, मैं इसको मेंटेन कर सकता हूँ, इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कैसे करना है, कैसा नहीं कराना, वारंटी में कैसे लेना है, क्या क्या चीज़ों को पहले कर लेना है, मैं कर सकता हूं। लेकिन एक आम आदमी जो ये सारी चीज़ों को नहीं जानता, उसके लिए दिक्कतें खड़ी होंगी। मैंने डीजल सेलेक्ट कर ली। अब किया कैरेंस क्यों सेलेक्ट कर ली, अब दिखाता हूँ। आ जाओ, ये मेरी गाड़ी खड़ी है। अभी मैंने एक बार भी इसको ऐसा वॉश नहीं किया है। जब से मैं वहाँ से निकला हूँ ट्रिप पे, पहला वॉश करके खाली मैंने एक कोटिंग करके, पहली कोटिंग करके छोड़ दी थी। कौन सी कोटिंग की थी इस बार वो भी आपको आने वाली वीडियो में मिलेगी। ऐसे ही छोड़ रखा है रिजल्ट देखने के लिए। अब देखो ये सेटअप देखो, आपको सीट रिक्लाइन प्लस स्लाइड दोनों ऑप्शन है। सीट आगे और पीछे भी हो सकती है। एडी बैठा है और ये हमारी धनिया बैठी है। अब क्यों मैं फैमिली के साथ लॉन्ग ट्रैवल करता हूँ तो सामान की भी दिक्कत होती है। और मैंने आपको बताया था, इधर आ जाओ, कि कई बार जब मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ तो मैं थक जाता हूँ कंटिन्यू गाड़ी चलाते चलाते, तो मैं आराम भी कर सकूँ। तो देखो यहाँ पे मैं अपने आराम से कर सकता हूँ। एक सीट मैंने फोल्ड कर रखी है और मैं अगर यहाँ जाता हूँ ड्राइव करने के बाद मैं थक गया तो मैं आराम से 6 फुट का आदमी भी सो सकता है। इसके बाद भी स्पेस गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा था। एसयूवी ना लेके मैंने एमपीवी ली। अब तो देखो आपने देखा होगा कि साहब ऐसे टेरेन में जा रहे हैं, टफ टेरेन में जाना है तो 4x4 लेनी है, फलाना लेनी है, थार ही चढ़ सकती है। मैं जहाँ खड़ा हूँ आपको दिखाई दिया मैंने, एमपीवी आई है, बहुत आसानी से आई है। कहीं भी इसने नहीं बोला कि ये नहीं जाएगी। ये सारे ट्रैप्स होते हैं जिसमें मैं नहीं फंसता। प्रैक्टिकल स्पेस आता है इसमें। साथ में ये जो सीट होती हैं ये फोल्ड होती हैं, ठीक है। ये रियर सीट है। इस रियर सीट पे बैठने के बाद भी कंफर्ट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। ये जब फोल्ड होती है तो फ्लैट हो जाती है, फ्लैट बेड, बीच में कुछ भी ऐसा चुभता नहीं है, हैम ऊपर नीचे नहीं होता। दूसरा, हर एक चीज़ का प्रैक्टिकलिटी मुझे इसके अंदर दिखती है। सामान रखना हो, बूट स्पेस हो। बेस मॉडल में भी वो सारी चीज़ें हैं जो टॉप मॉडल में होती हैं, जैसे कि लेदर सीट इसके बेस मॉडल में मुझे मिल गया। चार्जिंग सॉकेट पीछे पीछे आसपास हैं। इधर कप होल्डर्स यहाँ तक भी पीछे हैं, जिसमें मैं कि अपना मॉस्किटो वाला लगा के रखता हूँ। रात को जब ये रुक के कहीं सोया, मच्छर काट रहे तो ये चला लेता हूँ। बाकी अपने चार्जिंग गैजेट्स वगैरह, जैसे ये जंप स्टार्टर है, ये सारी चीज़ें हैं, ये सब यहाँ आ जाती हैं। ये वाली जो सीट है जिस पे अभी एडी बैठा हुआ है, बहुत ज़्यादा अच्छी कंफर्ट है। मेरी जो ड्राइविंग सीट है उसकी पोजीशन वो भी बहुत कंफर्ट है। फिर भी बूट स्पेस बहुत ज़्यादा बचता है इसमें, इतना ज़्यादा कि आराम से बैठ के हम इसके अंदर खाना पीना भी खा लेते हैं। कई बार गर्मी होती है तो गाड़ी से निकलते नहीं है, अंदर ही बैठ के खाना खा लेते हैं एसी ऑन करके। कर्टन्स वगैरह देखो इसके बेस मॉडल में मिल गए। और दूसरी चीज़ दिखाऊं किया कैरेंस के ऊपर आने के लिए, इंजन में खोलता हूँ, आपको इंजन में दिखाता हूँ। देखो पहली चीज़ तो मेरी फुलफिल हो गई, जो मैं देख रहा था, मेरा प्रैक्टिकल स्पेस। मेरा मोस्ट लविंग इंजन 1.5 CRDI 16 वॉल्व क्रेटा वाला इंजन। इस इंजन की मतलब रिफाइनमेंट इतनी प्यारी है, मेरे मन को भाया हुआ है ये इंजन। हाँ, इसके साथ एक प्रॉब्लम वो DPF वाली, देखो ये पीछे लगा हुआ है DPF, लेकिन एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनीज इनके इंजन ज़्यादा रिफाइंस हैं। प्रॉब्लम्स इनमें उतनी ज़्यादा नहीं है। क्यों नहीं है वो आपको आने वाली वीडियोस में धीरे धीरे मैं सारी चीज़ें बताता रहूँगा। बड़ी चीज़ देखो, पैसा बहुत बड़ी चीज़ होती है। हम कोई भी गाड़ी लेते हैं ना तो बजट देख के सेलेक्ट करते हैं। ये इतने में आ रही तो फिर इतने में क्यों ना ले लूँ, ये इतने में ले रही तो ये क्यों ना ले लूँ। मुझे एक ऑप्शन उसी समय मिल गया कि 2 लाख रुपए का मैंने डिस्काउंट ले लिया। अब जो 15-15 लाख रुपए में पड़ने वाली गाड़ी मुझे 13 लाख रुपए में मिल जाती है और मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा करती है। और मेरे मन में जो चीज़ें हैं जो रह गई हैं जो बताने से, वो भी इस गाड़ी पे बना सकता हूँ, क्योंकि मैंने गाड़ी अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी है। अब मैं इस पर जो चाहे वो बोल सकता हूँ, कोई मुझे रोक नहीं सकता, कोई बाउंडेशन नहीं लगा सकता। अगर प्रॉब्लम है एक्चुअल तो मैं उसको ग्राउंड पे रखूंगा। सोल्यूशन लाने के लिए फिर कंपनीज भी कोशिश करेंगी, क्योंकि वो प्रॉब्लम्स अभी ऑनलाइन आ ही नहीं रही हैं, या जिनकी है वो मैंने आपको बताया, वो डर से नहीं बता रहे कि यार मेरी गाड़ी की रीसेल खत्म हो जाएगी, मेरी गाड़ी में प्रॉब्लम है, कोई देख लेगा तो बिकेगी नहीं। जो डाल चुके हैं पैसा वो डर के बैठे हैं और उसके चक्कर में दूसरे डालते जा रहे हैं जिनमें प्रॉब्लम आ गई। मतलब सब कुछ एक उथल पुथल का बाजार है। वो सारी चीज़ें मैं क्लियर कर पाऊंगा। मेरे मन में बस यही एक विचार थे जो क्रिस्टल क्लियर आज की वीडियो में मैंने आपके सामने रख दिए। अब देखो मैं डीजल की तरफ आया, हाइब्रिड की तरफ क्यों नहीं गया।
वो भी समझ लो। देखो हाइब्रिड मैंने देखी थी ग्रैंड विटारा और टोयोटा की हाई राइडर, दोनों एक ही गाड़ियाँ हैं, लेकिन फिर भी बहुत डिफरेंस है दोनों में। ये मत समझना एक ही गाड़ियाँ हैं, वो बैजिंग अलग है। मैं देख के आया, सारी चीज़ें फील करके आया। प्रैक्टिकलिटी थी कि हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को समझता, लेकिन उसमें थोड़ा सा मुझे स्पेस की प्रॉब्लम लगी। वो स्पेस प्रैक्टिकल मुझे नहीं मिल पा रहा था, लॉन्ग ट्रैवल में इतना कंफर्ट में नहीं हो पाता। फिर भी मैं चलो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता, चलो ठीक है मैं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे न्यू टेक्नोलॉजी है उसको समझना है और समझाना है। मुझे डीजल पे इतना डिस्काउंट मिल गया वो करीब 19 लाख रुपए के आसपास जाके बैठ रही थी, फिर भी उसमें जो कंफर्ट था और जो ऑप्शंस थे वो कम थे। ये मुझे 13 लाख रुपए में गाड़ी बैठ गई है। इसमें ऑप्शन ज़्यादा हैं, 7 सीटर है, एमपीवी है, एसयूवी का काम करती है, मल्टीपर्पज़ कार है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम से आने वाली हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करने की, वो वाली चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा। देखो मेरा मोटो ये रहता है, मकसद ये रहता है जो बताऊं सही बताऊं, जो बताना हो वो बता के रहूं और एक्चुअल आपके सामने रखूं। फिलहाल मुझे लगता है जो भी चीज़ें थी क्लियर करने की सारी आज की वीडियो में क्लियर कर दी होंगी। बाकी किया कैरेंस की और भी वीडियोज़ आएंगी। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।